नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। आज गाजा में इजरायल ने जो मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, उसका एक कच्चा चिट्ठा फिर से सामने आया है। कोई ऐसी बात नहीं है कि इसके पहले ये बात सामने ना आई हो, लेकिन इस बार एक बार फिर उसका डिटेल, उसने क्या क्या किया, इसका एक और इस पर एक जांच रिपोर्ट सामने आई है। खास बात यह है कि इस बार ये रिपोर्ट ह्यूमन राइट्स वॉच नाम की जो संस्था है उसकी तरफ से सामने आया है। ये अमेरिका की संस्था है और इस पर अक्सर आरोप लगते रहते हैं कि ये अमेरिकी हितों के मुताबिक काम करती है। जो अमेरिका का जो लिबरल रूलिंग क्लास है, ये उसकी जो मर्जी होती है या उसके जो इंटरेस्ट होते हैं दुनिया में उसके मुताबिक ये जांच करती है, रिपोर्ट तैयार करती है। ये आरोप कुछ धारणाओं पर बनते हैं, हम उसमें आज नहीं जाएंगे, लेकिन मैंने इस बात का जिक्र इसलिए किया क्योंकि अगर ह्यूमन राइट्स वॉच कुछ ऐसा कह रही है जिससे कि फिलिस्तीन में जो मानव संघार हुआ है, और वो मानव संघार शब्द यूज कर रही है, तो उसका एक बड़ा मतलब हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि आखिरकार जो सच्चाई है, जो हुआ है, उससे बहुत इनकार करने के बावजूद, और आज भी पश्चिमी देशों में उससे इनकार करने की एक पूरी, अभी भी जो मीडिया और उनका जो शासक वर्ग है वो लगातार इसका अभियान चलाता रहता है। यहाँ तक कि वो दिन को रात बताने तक चले जाते हैं, जैसा कि एम्स्टर्डम नेदरलैंड में भी हाल में देखने को मिला। वहाँ इजराइल के जो जायनिस्ट फुटबॉल सपोर्टर हैं, उन्होंने जाकर हिंसा की। उसको यह बता दिया गया कि ये एंटीसेमेटिक यानी यहूदियों से जो नफरत है उसकी वजह से वैसे लोग जो यहूदियों से नफरत करते हैं उन्होंने हिंसा शुरू की। तो ये तो बिल्कुल उल्टी बात बताने का अभियान पिछले 100-1.25 साल में हम लोगों ने देखा है। पहले भी होता था, लेकिन वो इतना एक्सपोज होकर सामने नहीं आया था। इसका अपना असर हुआ है दुनिया भर में। अब ये जो अमेरिका और ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों का जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसकी कोई साख बची नहीं है। और वहाँ के पॉलिटिकल फोर्सेस की तो वैसे भी उनका अखलाक ख़त्म हो चुका है। उनका अब कोई मोरल, जो एक नैतिक बल होता है, उसके साथ वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। इसके बावजूद जो ये पूरा माहौल रहा है, अगर वहाँ का कोई मीडिया या वहाँ का कोई संस्था एक पूरी रिपोर्ट लेकर आती है इजराइल के अपराधों के बारे में, तो उसका महत्व हो जाता है। और इसीलिए हम लोग इस पर को चाहिए कि हम लोग इस पर ध्यान दें। ये जो रिपोर्ट ह्यूमन राइट्स वॉच ने जारी की है, भारतीय समय के हिसाब से कल रात में जारी की, उसका उसने टाइटल दिया है होपलेस, स्टार्विंग एंड बिसीज्ड। यानी जो गजा के लोगों के बारे में बात है कि वो लाचार लोग, नाउम्मीद लोग, भूखे मरते हुए लोग और घिरे हुए, जिनको कि घेर के रखा गया है, ऐसे लोगों के बारे में ये रिपोर्ट है। इसकी दूसरी लाइन में कहा गया है कि इजराइल ने वहाँ से जो जबरिया विस्थापन किया है, लोगों को हटाया है, जो फिलिस्तीनी लोग हैं गजा में, ये उसके ऊपर ये रिपोर्ट केंद्रित करती है। लेकिन इसके साथ इसमें इस बात का जिक्र है कि किस तरह जो बिल्कुल निर्दोष लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, ऐसे लोगों की वहाँ पर का इजराइल ने कत्लेआम किया है। ऐसे लोगों की संख्या 43,000 से ज़्यादा हो चुकी है। और अगर आप इसमें ब्रिटेन की एक जानी मानी मेडिकल पत्रिका है, मेडिकल जर्नल है द लांसेट, उसके अनुमान के हिसाब से देखें तो तकरीबन 2.5 से 2.25 लाख मरने वालों की संख्या बनती है। क्योंकि यह 43,000 तो वो लोग हैं जो डायरेक्ट या तो बम से या गोली से, यानी इजराइल के हथियारों से मारे गए हैं। इसके अलावा जब इतनी बड़ी ट्रेजेडी कहीं होती है, लोग बेघर होते हैं, अस्पताल अगर नष्ट हो गए हैं, तो लोग बीमार होकर उनके मरने की दर बढ़ जाती है, लोग भूख से मरने लगते हैं। तो लांसेट पत्रिका ने अब से लगभग 6 महीना पहले अपनी रिपोर्ट में
ये अनुमान लगाया था कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों वजहों से गजा में जिन लोगों की मौत हुई है उनकी संख्या 1,86,000 है। अब 6 महीने के बाद जो मौतें हुई हैं उसके आधार पर अगर हम लोग अनुमान लगाएं तो कम से कम ये संख्या अब 2.5 से पौने 3 लाख हो। तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों का कत्लेआम किया गया है। ऐसी घटनाएं अगर एक 90 के दशक में रुवांडा में जो घटना हुई थी उसको छोड़ दें, लेकिन उसमें वो 2 कबीलों की लड़ाई थी, हुती और तुत्सी नाम के 2 कबीलों की लड़ाई थी। वो उसमें एक सरकार की तरफ से, सरकारी सेना की तरफ से लोगों का कत्लेआम नहीं किया गया था। तो ये ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसकी पूरी एक डिटेल 154 पेज की रिपोर्ट है, और अगर आप इस 154 पेज की रिपोर्ट को अगर आप गौर से देखें तो कुछ बातें तो वही जो पहले भी सामने आती रही हैं वो बातें साफ हो जाती हैं कि किस तरह इजराइल की जो फ़ौज है, वहाँ की जो सरकार है, सरकार के आदेश से उनकी फ़ौज बेखौफ होकर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून को न मानते हुए, किस भी संयुक्त राष्ट्र की संधि के तहत जो युद्ध के नियम तय किए गए हैं उन नियमों को न मानते हुए उसने एक बेरोक बेलगाम निरीह लोगों पर, लाचार लोगों पर, जिन्हें ह्यूमन राइट्स वॉच ने होपलेस कहा है, ऐसे लोगों के ऊपर उसने अपने टैंक चलाए हैं, अपनी बमबारी की है, उनके ऊपर रॉकेट्स दागे हैं, अस्पतालों पर बम गिराया है, स्कूलों पर बम गिराया है, फुटबॉल खेलते हुए बच्चों को जाकर उन्होंने मार दिया। ऐसी भी घटनाएं हुई हैं। तो अगर आप इसमें जो इन्होंने कहा है कि जो इजराइल ने अपने इन हमलों के दरमियान घर, अस्पताल, बेकरीज जहाँ पर ये खाने पीने की चीज़ें बनाई जाती हैं, जो एनर्जी के जो संस्थान हैं जहाँ बिजली बनती है या जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के जो स्टेशन होते हैं, उनको वाटर सप्लाई, जहाँ से पानी की सप्लाई होती है, इससे बड़ा अपराध और क्या होगा कि आप लोगों के पीने के पानी के स्रोत को, सोर्स को नष्ट कर दें। और एग्रीकल्चरल लैंड, जहाँ पर खेती होती है, जो खेत हैं, खेतों को नष्ट किया है, खेतों पर उसने टैंक चला दिए हैं, जो फसलें हैं उसको बर्बाद की है। इस तरह ये घटनाएं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में के बाद तो कभी सुनी नहीं गई, लेकिन आज इजराइल ने बेखौफ होकर मानवता के खिलाफ ये जुर्म किए हैं, जो वॉर क्राइम, युद्ध अपराध किए हैं, जेनोसाइड, मानव संहार किए हैं, और दुनिया इसके ऊपर सिर्फ देखने के अलावा, बयान देने के अलावा दुनिया इस पर कुछ नहीं कर पाई। दुनिया के वो देश जो अपने को सिविलाइज्ड कहते हैं, जो एक समय पिछले 400-500 साल से जो उन्होंने कॉलोनियल औपनिवेशिक जो कल्चर दुनिया में बनाया, अपने यहाँ बनाया, उसमें वो कभी कहते हैं कि वो दुनिया को सभ्य बना रहे हैं, कभी वो आतंकवाद के नाम पर जो पूरे इस्लाम के खिलाफ उन्होंने मुहिम चलाई। अलग अलग देशों में जहाँ पर उनके मनपसंद की सरकारें ना रहीं या उनकी मनपसंद नीतियों पर नहीं चलीं, उनके ऊपर उन्होंने सैनिक हमले किए। अब ये तमाम इसको बड़े ऊंचे आदर्शों के लिए, कहीं इराक में वो डेमोक्रेसी लाने गए थे, कहीं मानव अधिकार को बचाने गए, लेकिन उनके संरक्षण में और उनके हथियारों से इजराइल ने इन सारे अपराधों को अंजाम दिया है, जिसका ब्यौरा पहले भी संस्थाओं ने दिया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दिया है, और अब ताज़ा उसका कच्चा चिट्ठा लेकर ह्यूमन राइट्स वॉच की 154 पेज की ये रिपोर्ट आई है। इसलिए यह जो घटना है, ये एक ऐसी घटना है जो कई पीढ़ियों को भुलाए तो भूलेगी नहीं, और इसके दूरगामी नतीजे होंगे। ये दीगर बात है कि ये सब क्राइम को अंजाम देते हुए इजराइल खुद अंदर से बहुत कमज़ोर हो गया है, और वो जो फाइटर्स हैं, जो हमास के फाइटर हैं या हिजबुल्लाह के फाइटर्स हैं, उनके सामने उसकी कामयाबियां बहुत ही कम है। कामयाबियां, बल्कि ज़मीनी लड़ाई में देखें तो कामयाबियां हैं ही नहीं, नाकामियां हैं। लेकिन जहाँ तक बात है कि निहत्थे लोगों को, छोटे बच्चों, महिलाओं को, बुजुर्गों को, अस्पताल में भर्ती मरीजों को, फुटबॉल खेलते हुए नौजवानों को मार डालने की, तो इस काम को उसने गाजा में
पिछले एक लगभग 13-13.5 महीनों में, और पिछले 2-3 महीनों से लेबनान में वो इस काम को चला रहा है। इस घटना को पर जो प्रतिक्रियाएं हैं, ठीक है, अरब देश, इस्लामिक देश इस पर एक जगह इकट्ठे होकर उन्होंने इसकी निंदा की है, इसको रोकने की मांग की है, लेकिन उसमें ईरान को अगर छोड़ दें तो किसी ने कोई व्यवहारिक कदम नहीं उठाया है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो दुनिया की संस्था है वो इनइफेक्टिव है, निष्प्रभावी है। वहाँ के सुरक्षा परिषद में इजराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव आज तक पास नहीं हो पाया, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस उसको वीटो कर देते हैं। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, शुरू में तो लगा जब साउथ अफ्रीका इजराइल के खिलाफ केस लेके वहाँ गया, उसने साउथ अफ्रीका ने बहुत मेटिकुलस काम किया, बारीक काम किया। उसने तमाम जो सोर्सेस से जानकारियाँ थी उसको जुटाया और मानव संघार, जीनोसाइड का केस बनाया, उसको लेकर वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया। तो वहाँ पर तो बहुत जल्दी उन्होंने एक इंटरिम फैसला दिया, लेकिन इंटरिम फैसला आए हुए तकरीबन 10 महीने 9 महीने होने को आ गए। उसके बाद से वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, जैसे इजराइल में उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हो रहा है? साउथ अफ्रीका और कुछ अन्य देशों ने एक वहाँ अर्जी दी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, कि इजराइल के जो मानव संघार में शामिल लोग हैं, उनके प्रधानमंत्री हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके जो सैनिक हैं, उनके खिलाफ इंटरनेशनल वारंट इशू किया जाए। लेकिन वो अर्जी पर आज तक सुनवाई चल रही है। ये वही कोर्ट है कि जब पश्चिमी देश यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ गए थे कि रूसी सेनाएं यूक्रेन में मानव संघार कर रही हैं, मानव संघार उन्होंने किया है या नहीं, इसके कोई ठोस सबूत आज तक कोई नहीं ला पाया। वहाँ तो एक युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, लेकिन उसके ऊपर आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने तुरंत पुतिन के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। तो ये जो सारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो खुलकर आज दुनिया के सामने आ गए हैं। लेकिन ये आने के बाद अगला कदम क्या हो, कैसे इस मानव संघार को, पहली ज़रूरत है कि वहाँ गाजा में ये जो लोग हैं जो भूख से मर रहे हैं, जिन्हें घेर के रखा गया है, जिनकी उम्मीदें टूट चुकी हैं, जो नाउम्मीद हो चुके हैं, वहाँ पर उनको जो बचे, जो लोग आज भी वहाँ हैं, उनको बचाया जाए। जबकि इजराइल में एक नया वहाँ पर उत्साह आ गया है डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में जीतने से, और ट्रंप ने जैसी टीम बनाई है, उग्र रुख रखने वाले इजराइल के समर्थक, फिलिस्तीनियों के विरुद्ध जो रुख रखने वाले लोगों की टीम बनाई है, उससे इजराइल में एक आप कह सकते हैं एक अजीब किस्म का उत्साह आया हुआ है। वहाँ के एक मिनिस्टर हैं स्टॉर्मिच, उन्होंने तो ये कहा कि अब गाजा की बात क्या, हम तो जो पश्चिमी किनारा है, वेस्ट बैंक है, हम उसको भी खाली करा लेंगे और ये पूरा हमारा इजराइल ही बनेगा। तो ऐसी ऐसी बातें वहाँ की जा रही हैं। ये और बात है कि जो जनता के भीतर असंतोष भी बढ़ रहा है। आज ही एक खबर आई है जिसके तहत वहाँ एक व्यक्ति जो 73 साल के हैं, उनसे बातचीत इजराइल के ही अखबार हारेट्ज में छपी है, जिसमें उन्होंने ये कहा है, ये जो वो व्यक्ति हैं जिनके बेटे की मौत हमास के हमले में हुई थी 7 अक्टूबर को, लेकिन हमास ने जो बंधक रखे उनमें उसने कई जो बंधकों को, वहाँ बहुत से लोगों को उसने बंधक भी बना लिया था, तो बंधकों को नहीं छोड़ा है। ये एक इजराइल में बड़ा मुद्दा है कि उन बंधकों को कैसे छुड़ाया जाए। तो ये जो व्यक्ति हैं जिनके बेटे की मौत हुई थी, उन्होंने हारेट्ज अखबार से कहा है कि नेतन्याहू जो है वो एक फासिस्ट लीडर है, उसे सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है और इसलिए वो बंधकों को छुड़ाना ही नहीं चाहता ताकि एक फिलिस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का एक बहाना उसके बना रहे। अन्यथा अगर बातचीत करके वो युद्ध विराम पर राजी होते तो ये बंधकों की अदला बदली हो सकी थी। जिन इजराइल ने जिन फिलिस्तीनियों को बंधक बना रखा है वो भी मुक्त किए जा सकते थे और हमास ने जिन इजराइलियों को रखा है वो भी छूट सकते थे। तो कहने का मतलब जो नेतन्याहू का जो मकसद है, जो उनका बदनीयती है, वो खुलकर अब इजराइल के लोगों के सामने भी आ चुकी है। इसको लेकर वहाँ बहुत असंतोष भी है, लेकिन युद्ध का एक ऐसा माहौल है जिसमें लोगों के लिए युद्ध का विरोध करना कठिन बना हुआ है और इसकी वजह से
इजराइल की ताकत बनी हुई है। इजराइल जो है मतलब नेतन्याहू की ताकत बनी हुई है और इजराइल खुलकर वो सारे अपराध कर रहा है जिसका एक कच्चा चिट्ठा फिर से सामने आया है। आज बस इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे। आज आप सबको मेरा नमस्कार।